नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाते हैं विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से, जो आपको विभिन्न विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और इसी श्रृंखला में आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो है बरसात के मौसम में होने वाले बच्चों में होने वाले रोग और उनके उपचार। और इस विषय पर जो अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं वे हैं डॉक्टर LS चौधरी जी, जिनका 40 वर्ष का लंबा अनुभव है शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट KNH कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला से सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सर, जैसे हम बात करें कि आजकल जैसे बरसात का मौसम ही है, तो इसमें हम देखते हैं कि रोगों का जो प्रादुर्भाव है वो ज़्यादा होता है। तो बच्चों में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो कौन कौन से रोग मुख्य हैं और किस तरह की जो चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती है और इन रोगों को जो है पैदा करती है या कॉज करती है, तो उसके बारे में कृपया बताएं। जैसे आपने कहा काफ़ी सारे रोग जो है बरसात में इस मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे उसमें प्रमुख तो बच्चों में दस्त, उल्टी लगना जी, और पेट दर्द जी, खांसी, बुखार, स्किन में रैसेस, कई बहुत सारी होती है। पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस मौसम में वो है जो इससे जल से जल रोग जो हो जाते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे खासकर जैसे उल्टी लगना, बच्चों में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको उल्टी लग जाती है, बुखार हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। दस्त पानी वाले दस्त हो सकते हैं या खून वाले दस्त होते हैं जिसको डायसेंट्री बोलते हैं हम। तो इस तरह के ज़्यादा दस्त, उल्टी और ज़्यादा, तो ये मुख्य रोग हैं जो आजकल। हाँ, बाकी वैसे जैसे निमोनिया है, छाती जाम होना है, खांसी, बुखार, ये सारे चीज़ें होती है। जैसे और भी जैसे इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह के सारे सिम्टम्स सारे बीमारियां हैं जो आजकल। पर ज़्यादा यहाँ पर हमारे हिमाचल में, खासकर शिमला में तो हम देखें तो इसमें तकरीबन ये दस्त, उल्टी है, डायसेंट्री, इस तरह के ज़्यादा लोग बच्चे आते तौर पे देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम बात अगर करें सर कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु खासकर, उनमें ये चीज़ें जो है जल्दी प्रभाव करती है और मतलब एक इम्यूनिटी भी उनकी कमज़ोर रहती है, क्योंकि वो अभी मतलब 1-2 साल ही हुए हैं, पैदा हुए, या कुछ 1-2 महीने के भी बच्चे हैं। तो उन बच्चों को जो अब अगर आप बोलें कि अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करें, जिसमें जैसे कफ आ जाती है या दूसरी तरह के जो सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कई बार नाक जम जाता है या कुछ छाती जम जाती है, तो वो किस तरह के रोग हैं और क्या कारण रहते हैं उनके होने के, और जो माँ बाप हैं जो जिनके वो मतलब जिनके बच्चे हैं वो, तो वो किस समय पे आएँ और कैसे मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, अगर हम पहले दस्त और उल्टी के बारे में बात करें, छोटे बच्चों में भी हो जाता है। न्यूबॉर्न में ये थोड़ा सा कम होता है जो दस्त, उल्टी, जो क्योंकि वो माँ का ही दूध पीते हैं, ज़्यादातर बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनको बाहर से इन्फेक्शन 6 महीने तक नहीं जाता है। तो इसलिए अगर उनको कोई इस तरह दस्त, उल्टी हो रही है, बुखार हो रहा है, या तो उसका मतलब भी कोई ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन बॉडी में चले गया है। तो उसका तो और किस्म से उनको तो एकदम थोड़ा सा भी बच्चा ढीला हो जाए, बुखार हो जाए, उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए, तो उसको एकदम दिखाना चाहिए। छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ को तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में नज़दीक के डॉक्टर को दिखाइए। बाकी जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उसमें होता है जैसे लगातार उल्टी हो रही है या दस्त हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं, तो उसको हम 3 भागों में बता सकते हैं इलाज के तौर पे। जैसे भी पहला है बच्चा जिसमें कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन बच्चे को नहीं हुई है। एक बच्चा है, दस्त उल्टी हो रही है, उसको देखा बच्चा एक्टिव है, बिल्कुल खेल रहा है, जब उल्टी दस्त के बाद ठीक हो जाता है, उसको पानी खूब पिला रहे हैं, तो इसका बोलते हैं जिसमें निर्जलीकरण नहीं है। दूसरा है निर्जलीकरण वाले बच्चे, उसमें क्या होता है बच्चे थोड़ा ढीले हो जाते हैं, पेशाब कम करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो प्यास बढ़ जाती है। और जो एक होता है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, जिसमें सीवियर डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, उसमें बच्चा बिल्कुल बेहोश हो जाता है, पेशाब बिल्कुल बंद कर देता है, आंखें अंदर धंस जाती है, चमड़ी की जो हम ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं वो पीछे वापस जल्दी नहीं आती। इस तरह से सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि माँ बाप को अगर जैसे बच्चा है शुरू में 1-2 बार उल्टी हुई है, 2-3 दस्त हो गया, आप उसको जीवन रक्षक घोल का यूज़ कर दें, अपना घर का बना हुआ फ्लूइड्स दें, पानी खूब पिलाएं, खाने खूब देते हैं, तो उस स्थिति में बच्चे को थोड़ा टाइम मतलब निकाल सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए ना। या उसी तरह अगर थोड़ी से बड़े जो बच्चे, हाँ, थोड़े बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चे को तो मैंने कहा भी अगर दस्त, उल्टी हो, खून आए, बुखार हो, तो उसको तो एकदम दिखाना है।
जो बड़े बच्चे 6 महीने से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा आप इंतज़ार, जैसे दूर है कहीं तो रात को नहीं आ सकते तो सवेरे तक उसको इस पे रख सकते हैं। पर अगर बच्चे को कोई ऐसे ख़तरनाक लक्षण दिखते हैं माँ बाप को, जैसे बच्चा बेहोश हो गया है या बिल्कुल कुछ नहीं टिक रहा है, हर मतलब घंटे में 2-3 बार दस्त हो रहे, लगातार उल्टी हो रही है, उसकी आंखें अंदर धंस गई है, पेशाब करना बच्चे ने बंद कर दिया है, उस स्थिति में तो बच्चे को जीवन रक्षक गोल्स लेके और वो उसको देते रह के वो एकदम हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नज़दीक के डॉक्टर को या चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाएं ताकि उसका इलाज हो जाए। क्योंकि अगर जितना हम उसमें लेट करेंगे, जैसे रात है या दूर है कहीं घर, माँ बाप सोचते नहीं सवेरे ले जाएंगे, तो उस स्थिति में बच्चे को सवेरे तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम्स, खतरनाक लक्षण माँ बाप को याद रखने चाहिए। अगर बच्चे को इस तरह के लक्षण लगते हैं, क्योंकि दस्त उल्टी तो आम है, बहुत सारे बच्चे बीमार होते रहते हैं, रोज़ उल्टी दस्त हो जाते हैं, पर हर एक बच्चे को ले जाना भी मतलब ठीक नहीं। पर खतरनाक लक्षण इस तरह के सिम्टम होते हैं, उस स्थिति में एकदम दिखाना चाहिए। जी, ये तो आपने सर जैसे बात की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में ही आएगा और जीवाणु मतलब जल जनित एक तरह से रोग है, खाने होता है, खाने तो से अगर होता है। हम प्रिवेंशन की बात करें सर, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर ही होता है, तो हम प्रिवेंशन के लिए अगर आप बोलें कि मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं इन रोगों की चपेट में जल्दी ना आए, क्योंकि आजकल मौसम। हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो क्योंकि हम जानते हुए जल जनित रोग है, क्योंकि पानी पोल्यूशन से या साफ पानी ना मिलने के बाद, खासकर आजकल जैसे पानी आ रहा है तो उसमें बारिश का पानी मिला होता है, नदी नालों का पानी भी मिल जाता है, तो उस स्थिति में क्या है अभी, जैसे हम रिकमेंड करते हैं अभी कम से कम उसको 20 मिनट तक पानी को बॉईल करके रखें, फिर ठंडा करके फिर उसको इस्तेमाल करें, बड़े भी और बच्चे भी, क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती है इससे पानी से। जैसे एक तो हमने गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोल दिया, दूसरे टाइफाइड हो गया, तीसरा पीलिया हो गया, बहुत सारी इस तरह की बीमारी होती है, तो उन सबसे बचाव किया जा सकता है। जैसे एक पतीला हमने पानी कर लिया, उसको 20 मिनट तक अच्छी तरह उबलता रहने देना चाहिए, उसको ठंडा करके फिर यूज करें, खासकर पीने के लिए पानी वो यूज करनी चाहिए। तो एक तो इससे बचा जा सकता है। दूसरे जैसे आजकल फ्रूट्स आते हैं, बरसात में ज़्यादा पके फ्रूट्स ना खाएं, गले फ्रूट्स ना खाएं, बासी फ्रूट्स ना खाएं, ताज़े फ्रूट्स अच्छी तरह धो के उनको उसका इस्तेमाल किया जाए। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को अपने पास जैसे जीवन रक्षक घोल का पैकेट्स आते हैं, वो सब सेंटर में या PSCs में मुफ्त मिलते हैं, तो उनको हमेशा अपने पास रखें। जैसे ही शुरू हो तो ऐसे ही प्रॉपर मात्रा में डाइल्यूशन करके उसको स्टार्ट करें, और बच्चे को डाइट ना बंद करें, दूध भी देते रहें और पानी खूब पिलाएं, सिंपल पानी भी दें। कई बच्चे नहीं पीते ORS, तो उसके लिए सिंपल पानी देते हैं। होममेड फ्लूइड्स भी दे सकते हैं, सूप दे दिया, जूस दे दिया, इस तरह की सब चीज़ें बच्चे को लगातार खिलाते रहेंगे, तो वो इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी और उसकी न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहेगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा समस्या होती है जो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाती है कि बच्चा खाता नहीं है और दस्त में पेट में टिकता नहीं है कुछ, इसलिए ज़्यादा खिलाना पड़ता है। और इस स्थिति में 1 एक्स्ट्रा डाइट, जैसे बच्चे को 6 बार हम पहले खिलाते हैं, तो जिसको दस्त उल्टी हो या इस तरह की दिक्कत हो उसको 1 एक्स्ट्रा फीड देनी है। जबकि गांव में या ऐसा रिवाज है अभी कम कर देते हैं, भाई नहीं इसको दस्त ज़्यादा हो जाएंगे, कम करो, पानी कम पिलाओ, डाइट कम दो, तो इस तरह की सिचुएशन को इसलिए 1 एक्स्ट्रा डाइट रिकमेंड की जाती है इस सिचुएशन में। जी, जैसे सर आपने टाइफाइड की भी बात की और पीलिया की भी बात की, तो हम अगर टाइफाइड की अगर हम पहले बात करें तो इसके क्या मतलब कारण रहते हैं और किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में, और मतलब एक इंसान कैसे समझे कि जो बच्चा है वो अब उसे मतलब हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जैसे जल जनित रोग ही है, किसी मल मूत्र के द्वारा कोई कंटामिनेट हो जाए पानी या कोई फ्रूट या कोई इस तरह की खाने की चीज़, तो उससे जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर चल जाते हैं, वो फिर अंतड़ियों के द्वारा ब्लड में फैल जाते हैं। तो उसमें एक तो बच्चे को हाई ग्रेड फीवर चलता रहता है, बुखार चलता रहता है, और काफ़ी दिन तक बुखार लगातार चलता रहे, या कई बार टूटता है फिर आता है, टूटता है फिर आता है। इसमें बच्चा ढीला, आस्ते आस्ते ढीला होता रहता है, और बहुत तेज़ बुखार आने से खाना भी कम कर देता है, कमजोरी आ जाती है, मुंह उसका ड्राई हो जाता है, जीभ बिल्कुल सूख जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को जैसे वैसे तो जो भी बुखार होगा उसको दिखाना चाहिए, पहले तो अपना 1-2 दिन चलो शुरू में होममेड ट्रीटमेंट दे दिया, पैरास्टामोल दे दिया, अगर 1-2 दिन में नहीं फ़र्क पड़ा तो उसको चेकअप कराना चाहिए ताकि डॉक्टर पता लगे अभी क्या है। तो उसी हिसाब से फिर उसकी हॉस्पिटल में या उसको
मुंह से दवाई दे के ठीक हो जाते हैं बच्चे, ऐसी कोई समस्या नहीं होती ज़्यादा। तो उसमें यही है भी अब तो बच्चों को टाइफाइड से बचने के इंजेक्शन लग गए हैं, आगे हैं, तो अब तो बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है जी। और सफाई का ध्यान इस तरह रखें तो इससे बचा जा सकता है जी। और काफ़ी हद तक, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब मेडिकल फैसिलिटीज़ की परकुलेशन भी है और आसपास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, तो वहाँ पे लोग मतलब ज़्यादा वेट ना करें, अगर पहले दिन ही या दूसरे दिन ही चले जाएं तो ज़्यादा अच्छे से निदान हो सकता है। जितनी जल्दी हो जाए तो फिर उसका जो चिकित्सक है अपने हिसाब से देख के बताएगा तो इसको गला खराब है, इसका बुखार किस कारण से है, टाइफाइड से है, या जैसे आपने कहा पीलिया भी आजकल बहुत केसेज आ रहे हैं आजकल, क्योंकि जैसे ये भी पानी से मलमूत्र का निकास प्रॉपर ना हो, या कहीं सीवरेज लाइन से या कुछ इस तरह, या कहीं जहाँ से पानी आ रहा है वो ठीक नहीं है, या जैसे बावड़ी का पानी यूज करते लोग, खासकर जो इस तरह का होते हैं उसमें इस तरह क्लोरीन वगैरह डाली नहीं होती, तो इसलिए उसको तो बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। और पीलिया एक ऐसी चीज़ है जो एक आदमी को फैल गया तो फिर सबको फैलता रहता है आगे से आगे, तो वो भी बड़ा काफ़ी समस्या क्रिएट करता है। उसमें बच्चा काफ़ी ढीला हो जाता है, आंखें शुरू में तो उसको उल्टी, पेट दर्द, लेथार्जी, ढीला हो जाएगा बच्चा, कुछ दिन तक 1-2-3 दिन ऐसा रहेगा, फिर आस्ते आस्ते उसका पीलापन आंखों में शुरू हो जाता है, फिर पूरा शरीर पीला हो जाता है, फिर वो खाना बंद कर देता है। और उसका भी कई बार हमारे जो गांव में है, देहात में है, बहुत कई बार भ्रांति इस तरह की है जो गलत है। जैसे क्या करते हैं लोग भी, जैसे पीलिया हो गया तो झाड़ने वाले के पास ले जाते हैं, झाड़ दिया और एक जी, हम उसी पे पूछने वाले थे कि तेल एक लेके उसमें दिखाते हैं, उसमें घुमाते हैं, तो उसमें थोड़ा पानी डालते फिर घुमाते रहते हैं उसको, देखो पीला होगा, डार्क पीला होगा। अगर मैं उन्हीं को पेरेंट्स को बताऊं, भाई मैंने तो खुद ट्राई करके देखा, भाई एक बारी किसी को पीलिया हो गया तो उसको झाड़ने वाले आए, उन्होंने क्या किया, मेरे सामने कौली में तेल लिया, उसमें पानी डाला, फिर घुमाया, उससे वो पीला हो गया। जब वो था नहीं, किसी और बंदे के सामने मैंने वैसे ही किया ट्राई तो वो पीला हो गया। तो ऐसा नहीं होता अभी सिर्फ झाड़ने से हो जाए, क्योंकि इसकी समस्या क्या है आम आदमी को बताने के लिए, वो जो हमारे लीवर होता है, लीवर सेल्स में ये वायरस चले जाता है, उसको डैमेज कर देता है। डैमेज करने से क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है लीवर का काम करना, वो थोड़ा कम कर देता है, उसका काम होता है जो पीलिया है उसको साफ करता रहता है रोज रेगुलरली, जो उसमें क्या होता है फिर काम करना बंद हो जाता है, तो उससे पीलापन बढ़ जाता है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, 2-3 जैसे 10-12-15 3 हफ्ते में, या बड़े आदमी हो तो महीना भी लग जाता है, तो आस्ते आस्ते लीवर अपना काम शुरू करता है, फिर वो अपने आप साफ हो जाता है। तो क्रेडिट चल जाता है उनको भी, उतनी बार ले गए वो क्या करते हैं, बुलाते हैं आपको, हफ्ते बाद बुलाएंगे या 5 दिन बाद बुलाएंगे, फिर 5 दिन बुलाएंगे, कम हो रहा है, तो 15 दिन में वैसे ही कम हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी समस्या ये है, खाने पीने की बात करूँ मैं आपको, बोलते हल्दी नहीं देनी, इसको तेल नहीं देना है, ये नहीं देना है क्योंकि पीलापन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भ्रांतियाँ है। बच्चे को तो तबीयत नहीं करती, बिल्कुल भूख नहीं होती, एनोरेक्सिया हो जाता है, खाने को तबीयत नहीं, उल्टी करती है, और उससे क्या करते हैं हम उसको और उसकी पसंद का डाइट ना दे के दूसरी डाइट देते हैं, उससे बच्चे को और कमजोरी आती है। तो इसमें हल्दी का कोई रोल नहीं है, जो बच्चा टॉलरेट करे, घी भी दे सकते हैं, फैट्स भी दे सकते, कुछ दिक्कत नहीं है ऐसी। और पर एक है भी, इसके भी डेंजर साइंस कुछ होते हैं उसमें। एक तो देखो, कोई भी मेडिसिन बाहर की ना दे, पीलिया वाले पेशेंट कोई भी मेडिसिन ना दे, पैरास्टामोल भी नहीं देनी है, बहुत कम मात्रा में देनी है जरूरत पड़े तो। और इसमें देखना पड़ता है कि बच्चा ढीला हो जाए, बहुत ज़्यादा पीला हो जाए, या बच्चा बेहोश हो जाए, तो उसको एकदम हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि लेट कर देते हैं उससे जो पीलापन सारे शरीर में फैल जाता है, बच्चा हेपेटिक कोमा में चले जाता है, तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर शुरू में प्रॉपर इलाज किया जाए तो इससे बचाया जा सकता है। अब इसके भी इंजेक्शन आ गए हैं, जैसे बताऊँ मैं आपको, हेपेटाइटिस ए के, बी के, सारे ई के नहीं है अभी, चलो कुछ एक वायरस नहीं है, पर कुछ एक से बचा जा सकता है, पर कुछ प्रिकॉशन लेके बचा जा सकता है, और अर्ली प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर इसका किया जाए तो बच्चों की जान को बचाया जा सकता है। और कुल मिला के अगर हम प्रिवेंशन की भी बात करें सर, तो निरोग रहना एक मतलब एक आम सी वो धारणा है कि भाई आप अगर सफाई रखेंगे तो आप निरोग ही रहेंगे, क्योंकि आप आसपास वातावरण साफ रखेंगे तो आपको जाहिर तौर पे जो रोग है उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप जल की बात करें या खाना बनाते समय सफाई शुचिता की बात करें, जैसे अपने मकान की सफाई करके, अपने कपड़ों की सफाई कर रखे। और आजकल वैसे भी सर जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया जो है ये आजकल वातावरण में रहते हैं, तो अगर हम
फंगल बेस्ड इन्फेक्शंस की भी बात करें बच्चों में, तो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है वो किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे दिखाई देते हैं उसके? हाँ बिल्कुल ठीक लक्षण? कहा आपने। जी। जैसे आजकल मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जी। और फिर खासकर न्यूबॉर्न बेबीज में क्या करते हैं लोग, बहुत पैक करके रखते हैं, उनको हवा नहीं लगने देती। जी। एक गले में है, बगल में है, नीचे कुल्लों में है, तो उसमें कई बार वो मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, जी। तो बिल्कुल हवा नहीं लगने, बिल्कुल पैक करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, जी। या वैसे ही मॉइस्चर से हो जाता है, गल जाती है चमड़ी। तो इस स्थिति में मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे को पूरी हवा लगनी चाहिए। अगर ठंडा एरिया है, कुछ है, तो गर्म करके रखें अपना एरिया, हीटर लगा के रखें, जी। और वो उस पोर्शन में डेली हवा लगनी चाहिए, गले में यहाँ पर, बगल में या कुल्लों में, तो उसको ड्राई रखेंगे, पाउडर नहीं छिड़कना है और ड्राई रखना है। तो उससे क्या होगा भी, बच्चे का जो स्किन है, हमारी स्किन भी सांस लेती है, देखो, अगर उसको बिल्कुल पैक कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो अनहेल्दी हो जाएगी, और फिर रेडनेस हो जाएगी, तो उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। जी। तो ये जैसे हम सर रैशेज़ की भी बात करते हैं, स्किन रैशेज़ भी होते हैं, तो क्या इन इन्फेक्शन से वो अलग होते हैं या फिर रैशेज़ एक आम तरह का रोग है? रैशेज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। रैशेज़ किस चीज़ से, एलर्जी की वजह से हो सकता है, बहुत सारी वायरल डिजीज उससे हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज से हो जाता है, वो तो एक्चुअली देखना पड़ता है किस वजह से। पहले शुरू में तो आपने वो मीजल्स होता था, चिकन पॉक्स तो मीजल्स अब तो नहीं होता है, बहुत कम है। चिकन पॉक्स अब भी होता है बच्चे में, तो उसमें बड़े बड़े फोड़े जैसे हो जाते हैं जिसमें कि पानी भरा होता है। तो इस तरह कई बार बहुत सारी वायरस होते हैं, जैसे गले की इन्फेक्शन हो गया, उससे भी हो जाते हैं रैशेज़। कई बार एलर्जी हो जाती है किस चीज़ से, जैसे बाहर की फंगल, जैसे मॉइस्चर हो गया, उससे हो जाती है। कईयों को हो जाती है जैसे ये धुंध जैसी पड़ती है, उससे एलर्जी हो जाती है। कईयों की ड्रग्स से एलर्जी होती है, कोई दवाई खा रहा है, उससे रैश हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली देखना पड़ता है किस कारण से है, वो डिपेंड करता है कि मतलब वो कैसे, क्या चीज़, क्या सिम्टम है, तभी अगर ऐसा सिम्टम है उसको भी दिखा के पता लग जाता है। फिर डॉक्टर्स अपने हिसाब से रूल आउट करते हैं भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, किस प्रॉब्लम से मोस्ट लाइकली क्या है। कई बार एलर्जी होती है जिसका कॉज ही पता नहीं होता क्यों हो रही है, तो उस स्थिति में भी मेडिसिन देकर ठीक हो जाते हैं बच्चे। और जाहिर सी बात है सर, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो एकदम से दिखा देना चाहिए जब भी किसी भी तरह के कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नहीं, न्यूबॉर्न्स का तो बहुत ज़रूरी है। न्यूबॉर्न्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। न्यूबॉर्न्स की हर एक बीमारी के हमारे खतरनाक लक्षण की एक लिस्ट होती है बनी हुई, भाई खतरनाक लक्षण है। हम जो पेरेंट्स आते हैं उनको बताते हैं, कुछ जो हमारे पास भी आते हैं, पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते थे हम, तब भी बताते थे, अब भी बताते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोए, बहुत तेज़ बुखार है बच्चे को, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, माँ को लगे कि बच्चा ठीक नहीं है, माँ बड़ी की जजमेंट बहुत अच्छी होती है। अगर माँ को लगे भी बच्चा कुछ ढीला है या ठीक नहीं है, उस स्थिति में बच्चा आंखें ऊपर लगा ले, या पीलापन ज़्यादा बढ़ जाए, या बच्चा ठंडा ही हो जाए, क्योंकि आजकल यहाँ हमारे टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस स्थिति में बच्चे एक बार ठंडा ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है जिसको, और यहाँ एक प्रथा है अभी कुछ एक एरियाज़ में तो भाई 2 बार नहलाते हैं न्यूबॉर्न बेबीज, सवेरे भी नहलाना, रात को भी नहलाना, उससे बड़ी समस्या हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, बच्चा ठंडा ही हो जाता है। तो इसलिए अब न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम बोलते हैं हफ्ते में 1 बार नहलाना है। और बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो एकदम से मतलब बहुत ही नहीं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट है। वो नहीं बोलेगा मेरे को दर्द हो रही है, वो नहीं बोलेगा मेरे को बुखार है, मेरे को ठंड है, या कुछ भी, वो तो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसको पता नहीं लगा पी लिया है। बड़ा बच्चा जो थोड़ा बहुत बता भी देगा, तो बच्चों में ऐसे डिफिकल्ट होता है, उसको तो डॉक्टर को दिखा के पता लगता है भी क्या कारण है। बड़े आदमी का तो चलो पता लग जाता है, पर न्यूबॉर्न बेबीज़ में तो स्पेसिफिकली माँ बाप को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी बीमारी होती है, और जब बन के इतनी भयंकर हो जाती है जिसमें बच्चे को बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे सर, जैसे कीट जनित रोग भी आपने बात की, जैसे इसमें मलेरिया है या डेंगू है, तो ये किस तरह से फैलते हैं सर, और किस तरह से बचाव इसका रखा जाए ताकि जो बच्चों में भी या बड़ों में भी ये रोग जो है ना आए? जी, ये भी आपने ठीक कहा। जैसे कीट जनित रोग है तो ये इसको तो उसी जैसे साफ पड़ोस की एनवायरनमेंट की सफाई रखें, पानी खड़ा ना होने दें, मॉस्किटो बाइट्स से होते हैं तो उसको अवॉइड किया जाए, है ना। तो हमारे ऊपर के हिली स्टेट में इतना ज़्यादा नहीं होता जी, और नीचे लोअर हिमाचल में होते हैं, काफ़ी हो जाता है मलेरिया। तो इसलिए इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, प्रॉपर एनवायरनमेंट क्लीन रखें, कोई ऐसे स्टेगनेंट वाटर ना रहने दें, और साफ़ सफाई का ध्यान रखें,
और अपने मॉस्किटो से मॉस्किटो रिपेलेंट्स, नेट्स, ये सारा यूज़ करें। और फिर अगर बाई चांस हो ही जाए तो एकदम डॉक्टर को दिखा के फिर टेस्ट करके पता लग जाता है भी किस तरह की बीमारी है, क्या है। तो टेस्ट करने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। उसमें भी वही सब चीज़ों, सब बीमारियों में एक ही रूल है, जितना लेट करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी, उतनी रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा, और उतने ही बच्चे को या किसी भी आदमी को रिकवरी के लिए उतनी मुश्किल से रिकवरी होती है और उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। जी। तो जैसे आपने मलेरिया की भी बात की, तो मलेरिया अगर हम बात करें तो उससे एक तो आपने कहा कि वो पानी खड़े नहीं होने देना है, और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें सर, तो किस तरह से रहता है और क्या लंबा चलता है या कितना उसका? नहीं, उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर शुरू की स्टेज में आ जाए, शुरू की स्टेज में आए तो ओरल मेडिसिन दे के ठीक हो जाता है। और उसकी कई किस्म के मलेरिया होता है, उसके वो स्लाइड बना के टेस्ट करके पता लग जाता है। एक सीवियर मलेरिया होता है, उसको थोड़े और मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं या दाखिल करना पड़ता है। बाकी यूजुअली ये बहुत सिंपल सी दवाई होती है, जो कि एक पीएचसी में सब सेंटर में अवेलेबल होती है, और सिंपल दवाई से ठीक हो जाते हैं। जी। सर जैसे आज के मौसम के हिसाब से हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ी मतलब बीमारी, तो क्या कहें, एक डिसऑर्डर हो जाता है कि कई बार कुछ गलत खा लिया बच्चों ने और उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। तो उसके सिम्टम्स कैसे पता लगाते हैं सर आप बच्चों में, और लगभग 5 साल के बच्चों तक की अगर हम बात करें और उसके आगे भी जहाँ तक भी आप मतलब इलाज करते हैं, तो किस तरह से पता लगाते हैं और क्या उसकी ट्रीटमेंट रहती है? इसके लिए मैंने जैसे बताया आपको भी, फूड पॉइजनिंग के लिए तो सबसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और ख़ासकर अगर घर में बना हुआ खाना खाया जाए, ताज़ा बासी खाना ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, प्रॉपरली उसके हाइजीनिक ढंग से तैयार किया गया हो। जैसे लोग बाहर खाते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कई बार बच्चे लाइक करते हैं बाहर का खाना, बाहर जाना, कई बार रस होता है, लेकिन साफ़ सफाई कई जगह नहीं हो सकता होना। तो उस स्थिति में क्या होता है, बच्चे को फिर इन्फेक्शन पेट में चल जाता है। पहले गैस्ट्राइटिस बोलते हैं हम, गैस्ट्राइटिस, उल्टी लगती है बच्चे को, क्योंकि स्टमक में होता है, इसलिए पहले शुरू में उल्टी लग के शुरू हो जाती है, बुखार आ जाता है, पेट दर्द हो जाती है, फिर बाद में इन्फेक्शन थोड़ा लोअर डाउन चल जाता है तो उसको लूज मोशन जाते हैं, तो पेट दर्द हो जाती है और ब्लड भी आ सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंशन तो सब हमने कहा ही, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, है ना। बेस्ट मेडिसिन प्रिवेंशन अगर की जाए तो आदमी बिल्कुल ही ठीक रहेगा। अगर बाई चांस हो ही गया है तो उसमें भी टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइमली हम उसको एक्ट करेंगे, टाइमली उसको ट्रीटमेंट देंगे, टाइमली डायग्नोसिस करेंगे, तो बहुत सारी बीमारी बहुत सिंपल सी मेडिसिन से ठीक हो जाती है। जी, और जाहिर सी बात है कि हमें जो है स्वच्छता जो है बनाए रखनी है, और बच्चे भी तभी हमारे जो है स्वस्थ और रहेंगे। तो अगर हम स्वच्छता का जो है ध्यान रखते हैं, तो सर आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस मौसम में, बरसात के मौसम में जो स्वच्छता है बहुत ही आवश्यक है, तो आप इसके बारे में कृपया ध्यान रखें और जागरूक रहें, और अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी रोगों से बचाएं। और आपने हमारा कार्यक्रम देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।